ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खुले विद्रोह के बाद संकट में आ गई है। सचिन पायलट ने दावा किया है कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है क्योंकि 30 से भी अधिक कांग्रेसी विधायक उनके समर्थन में आ गए हैं। श्री पायलट ने कहा कि कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी उन्हें समर्थन देने का वायदा किया है। उन्होंने कहा कि वे आज होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। पिछले 2 दिनों से श्री पायलट से संपर्क नहीं हो पा रहा था। सचिन पायलट के समर्थकों ने बताया है कि वे दिल्ली में हैं और राजस्थान पुलिस के नोटिस को लेकर नाराज हैं। पुलिस के विशेष कार्य समूह ने अपने नोटिस में अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने की कथित साजिश पर उनका बयान रिकॉर्ड करने का समय मांगा है। पायलट के समर्थकों ने कहा है कि ये नोटिस उन्हें परेशान करने की मंशा से दिया गया है। श्री गहलोत ने शनिवार को आरोप लगाया था कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों को लालच देने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि मौजूदा घटनाक्रम श्री गहलोत और श्री पायलट के बीच सत्ता संघर्ष का परिणाम है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत कोविड-19 महामारी के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन सहभागिता से कोविड के विरुद्ध संघर्ष चल रहा है। गृह मंत्री ने कल हरियाणा के गुरुग्राम में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के अत्यधिक विकसित देशों में कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं, लेकिन भारत में कोरोना के विरुद्ध सफलतापूर्वक जंग लड़ी गई है। कोरोना के खिलाफ समग्र विश्व में सफल से सफल जंग अगर कहीं लड़ी गई है तो अपने भारत के अंदर लड़ी गई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के साथ साथ 130 करोड़ की आबादी, सभी राज्य सरकारें और एक एक व्यक्ति लड़ा। एक जन, एक मन, एक राष्ट्र की सूत्र को चरितार्थ करते हुए इस जंग में आज हम अच्छे मकाम पर खड़े डट कर लड़ रहे हैं। कहीं डर का माहौल नहीं है। और मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत ये जो जंग लड़ रहा है इसमें हमारे सभी सुरक्षा बलों का भी बहुत बड़ा योगदान है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वन पीपल, वन थॉट और वन नेशन के मंत्र से कोविड के विरुद्ध हम मजबूती से खड़े हैं। श्री शाह ने कहा कि पूरी दुनिया में महामारी के खिलाफ केवल सरकारें लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन भारत में राज्य सरकारों के अलावा 130 करोड़ लोग भी इस जंग में शामिल हैं। श्री शाह ने कहा कि इस राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान में 1 करोड़ 37 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे आज आनंद है कि स्थान चिन्हित कर वृक्ष की जातों को तय कर और कौन सी वाहिनी कितने वृक्ष लगाएगी इसकी संख्या के साथ 1 करोड़ 37 लाख वृक्ष आज हमारे जवान लगाने का अभियान चला रहे हैं। मैं सभी जवानों को और उनके मुखियाओं को हृदय से साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पेरिस विश्व पर्यावरण सम्मेलन में दुनिया को प्रकृति के शोषण के प्रति आगाह किया था। जलवायु परिवर्तन समस्या से निपटने के लिए पेरिस घोषणा में श्री मोदी के तरीके को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान के अवसर पर छत्तीसगढ़ में केंद्रीय पुलिस बलों के जवानों ने पौधे लगाए। राज्य में नक्सलवादियों के खिलाफ अभियान में शामिल सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने अपने कार्यालय परिसरों और तैनाती के स्थानों पर पेड़ लगाए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र में चिकित्सा कर्मियों और आईटीबीपी कर्मियों के निस्वार्थ और समर्पित सेवाओं की सराहना की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इन्हें कोविड वॉरियर्स कहा और उनके योगदान तथा समर्पण के लिए धन्यवाद दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कई मरीजों से बातचीत की और मिल रही सुविधाओं के बारे में जाना। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केंद्र के 10,200 में से मात्र 2,000 बिस्तर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 2,42,000 से अधिक हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वित प्रयासों से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,000 से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर 62.93% हो गई है। देश में 5,34,000 से अधिक कोविड के मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 2,80,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। इसके साथ ही देश में अब तक कुल 1,15,87,000 नमूनों की जांच हो चुकी है। देश में प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर कोविड जांच 8,396 से अधिक है। तमिलनाडु के मदुरई शहर में पूर्णबंदी 2 और दिन के लिए यानी मंगलवार रात तक बढ़ा दी गई है। इसकी अवधि कल समाप्त हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि संक्षिप्त अवधि बढ़ाए जाने का लक्ष्य कुछ क्षेत्रों में लगाए गए शिविरों में अधिक लोगों की जांच करना है। इससे शहर में कोरोना वायरस के फैलाव की गति कम करने में मदद मिलेगी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि 43,000 ऑक्सीमीटर खरीदने का ऑर्डर दिया गया है। चिकित्सकों का कहना है कि फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर कोविड-19 के रोगियों में रक्त ऑक्सीजन की निगरानी महत्वपूर्ण है। घर में अलग और कोविड देखभाल केंद्रों में हजारों सक्रिय रोगी हैं। चिकित्सकों का मानना है कि ऐसे रोगियों के अस्पतालों में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। इसलिए राज्य स्वास्थ्य विभाग न केवल रोगियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए बल्कि बुखार के लिए आने वाले संदिग्ध संक्रमण वाले लोगों की स्क्रीनिंग के लिए भी अधिक संख्या में तैनाती कर रहा है। चेन्नई, मदुरई और अन्य स्थानों पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। आयकर विभाग ने बैंकों और डाकघरों में एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए वे खातों से पैसे की निकासी के समय स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें सुनिश्चित कर सकते हैं। इस सुविधा के जरिए बैंक और डाकघर ये पता कर सकते हैं कि आयकर विवरणी न भरने वाले खाता धारक के अपने खाते से 20 लाख से अधिक की राशि की निकासी करने पर आयकर देना होगा या नहीं और इसकी दर क्या होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने कहा है कि अब तक 53,000 सत्यापन अनुरोधों को इस सुविधा के जरिए सफलतापूर्वक निपटाया जा चुका है। गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नगीता संघवी का कल सूरत में देहांत हो गया। श्री संघवी को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की सक्रियता से पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का अनुमान है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने कहा कि मध्य भारत, विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आज से भारी वर्षा होने का अनुमान है। हमारा ये उम्मीद है कि बिहार, आसाम, मेघालय और साउथ हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने के साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है और इसके बाद रेनफॉल इंटेंसिटी कम होता रहेगा, क्योंकि हमारा उम्मीद है कि जो मानसून ट्रॉफ जो फुटिल्स में है, जिसकी वजह से ऐसी हेवी रेन चल रहा है, वो मानसून ट्रॉफ धीरे धीरे साउथ की तरफ शिफ्ट होगा। 13 तारीख से धीरे धीरे जो सेंट्रल इंडिया में बारिश कम हुआ है, वहाँ फिर बारिश बढ़ने लगेगा। असम के 24 जिलों में 13 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। नदियों के तटबंधों में दरार आने से नए इलाकों में पानी भर गया है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। बाढ़ और भूस्खलन से 70 लोगों की जान गई है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाने और राहत कार्यों का जायजा लेने को कहा है। उन्होंने उपायुक्तों से राहत और बचाव कार्यों में राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तैनाती करने को कहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।